हेलो साथियों, वेलकम यू ऑल। तो आज के इस वीडियो में हम यूपी लेखपाल 2026 के साइंस एवं प्रौद्योगिकी का जो सिलेबस दिया हुआ है उसमें एक टॉपिक है जैव प्रौद्योगिकी बायोटेक्नोलॉजी। तो उसके हम महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। पहले हम शुरुआत में कुछ बेसिक क्वेश्चंस को देखेंगे, उसके बाद हम लोग लेवल को बढ़ा देंगे, ठीक है, जो एकदम एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और आप लोग देखिए कि कितने क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि कोशिका के बाहरी परत को क्या कहा जाता है। तो कोशिका के बाहरी परत को कहा जाता है कोशिका झिल्ली, ठीक है। कोशिका के बाहरी परत को कोशिका झिल्ली कहा जाता है। ये जो कोशिका भित्ति है यह पेड़ पौधों में पाया जाता है। केंद्रक होता है कोशिका के मध्य में, एंड उसमें जो जेली नुमा लिक्विड भरा होता है उसको कोशिका द्रव्य बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। तो गुणसूत्रों की संख्या होती है 46, टोटल 23 पेयर होता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आनुवंशिकता की क्रियात्मक इकाई किसे माना जाता है। तो आनुवंशिकता की क्रियात्मक इकाई माना जाता है जीन को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीएनए में थाइमिन के स्थान पर आरएनए में क्या पाया जाता है। क्लियर। तो ये कह रहा है कि डीएनए में थाइमिन पाया जाता है, तो आरएनए में उसके स्थान पर क्या पाया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यूरेसिल। ये जो डीएनए में जो नाइट्रोजनी क्षार होता है वो होता है एडिनिन, गुआनिन, थायमिन एंड साइटोसिन, जबकि आरएनए में होता है एडिनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड यूरेसिल। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मनुष्यों का लगभग कितने प्रतिशत डीएनए समान होता है। तो लगभग 99.99% जो है वो समान होता है। केवल 0.1% जो है ये डिफरेंट होता है और यही हर किसी को अलग बनाता है, 0.1% ही, ठीक है। नेक्स्ट है आनुवंशिक कोड के निर्देशों को आरएनए में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। ये कह रहा है कि आनुवंशिक कोड जो है वो आरएनए में बदल जाता है, इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं। तो इसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। और जो आरएनए से प्रोटीन फॉर्म होता है, आरएनए से प्रोटीन फॉर्म होता है उसको उसको बोलते हैं ट्रांसलेशन। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 7 है प्रोटीन निर्माण के लिए शरीर को किसकी आवश्यकता होती है। तो वो हो जाएगा अमीनो अम्ल। क्लियर है। जैविक कैंची के रूप में किसे जाना जाता है, ठीक है। तो जैविक कैंची के रूप में किसे जाना जाता है, तो वो होता है CAS9, ठीक है। जो CAS9 है ये जीन को काटने के लिए जो है इसका प्रयोग किया जाता है। ये एक तकनीक होती है डीएनए पुनः संयोग तकनीक, ठीक है, उसमें इसका प्रयोग होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में है CAS9 प्रोटीन। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे कि डीएनए के दो खंडों को जोड़ने के लिए किस एंजाइम का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो अभी हमने देखा कि कट करने के लिए यूज हो रहा था CAS9 प्रोटीन, ठीक है। एंड उस जीन को जोड़ने के लिए जो होता है वो यूज होता है लाइगेज, ठीक है, लाइगेज एंजाइम का प्रयोग होता है, ठीक है। ये एक तकनीक होती है CRISPR, ठीक है, CRISPR CAS9, ठीक है। ये तकनीक है जिसमें क्या किया जाता है कि जीन को काटा जाता है, ठीक है, CAS9 प्रोटीन के द्वारा एंड लाइगेज एंजाइम के द्वारा उसको जोड़ा जाता है। एंड ये एक जीन एडिटिंग तकनीक है, ठीक है। ये क्या है, एक जीन एडिटिंग तकनीक है, इसको बोलते हैं जीन एडिटिंग तकनीक। एंड जीन एडिटिंग तकनीक की खोज के लिए 2020 में, ठीक है, जीन एडिटिंग की खोज के लिए 2020 का नोबल जो है 2020 का नोबल ये केमिस्ट्री में इमैनुअल शारपेंतिये तथा जेनिकर ए डॉर्ना को दिया गया, ठीक है। चलिए देखते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन भी है कि
2020 का रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार किस तकनीक के लिए दिया गया? तो जीन एडिटिंग तकनीक है क्रिस्पर, ठीक है, तो इसके लिए ही दिया गया। इसमें क्या था कि CAS9 प्रोटीन से जो है जीन को कट किया जाता है, ठीक है, एंड लाइगेज से जो है उसको जोड़ा जाता है। ये एक जीन एडिटिंग टेक्निक है। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत बायोटेक द्वारा विकसित दुनिया की पहली नेजल वैक्सीन क्या है? नेजल वैक्सीन यानी नाक से लेने वाली वैक्सीन, ठीक है, नाक से लेने वाली वैक्सीन कौन सी है? तो भारत बायोटेक कंपनी द्वारा निर्मित है, ये है इनकोवैक। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, खराब जीन को स्वस्थ जीन से बदलने की तकनीक क्या कहलाती है? ठीक है, अगर कोई खराब जीन है तो उसको जो है स्वस्थ जीन से हम लोग बदल देंगे, इसी को बोलते हैं जीन चिकित्सा। क्लियर है। क्लोनिंग क्या होता है? क्लोनिंग जो होता है, जो भी जनक होगा जिससे वो उत्पन्न हुआ रहेगा वो उसके 100% सिमिलर होगा, 100% सिमिलर होगा। क्लियर है, इसी को बोलते हैं क्लोनिंग। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे एक ऑप्शन में दिया हुआ है सेरोगेसी। तो ये जो सेरोगेसी होता है, जब जो मदर होती हैं वो जब गर्भधारण करने योग्य नहीं होती हैं तो जो मेल होता है, मेल के स्पर्म और फीमेल के अंडाणु को लेकर के लैब में भ्रूण बनाया जाता है एंड इस भ्रूण को किसी दूसरी महिला के गर्भ में प्रत्यारोपण कर दिया जाता है, जिसको सेरोगेट माँ बोलते हैं। ठीक है, उस महिला को सेरोगेट माँ बोलते हैं एंड इस प्रोसेस को जो है वो हम लोग सेरोगेसी बोलते हैं। क्लियर है। एंड यहाँ पे डीएनए प्रोफाइलिंग भी दे रखा है। ठीक है, डीएनए प्रोफाइलिंग का अर्थ होता है कि किसी भी व्यक्ति की पहचान के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे कि कोई मर्डर सीन हो गया, कोई क्राइम सीन है, ठीक है, तो वहाँ पर जो अपराधी है वो अपने बाल या नाखून, ठीक है, या ब्लड या स्पर्म कुछ भी वहाँ पे छोड़ देगा तो उसका डीएनए मैच करा करके उस पता किया जा सकता है कि वो कौन है। ठीक है, तो इसका प्रयोग होता है डीएनए प्रोफाइलिंग। यहाँ पे है दुनिया की सबसे महंगी दवा जीन थेरेपी किस बीमारी के लिए है? ठीक है, तो ये स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी, ये एक आनुवंशिक बीमारी है। ठीक है, ये एक आनुवंशिक बीमारी है। ठीक है, एंड इसके लिए जो इलाज है उसका नाम है जोलगेंसमा। ठीक है, क्या नाम है? जोलगेंसमा। क्वेश्चन नंबर 15 है कि विश्व का पहला जीन एडिटेड बच्चा यानी डिजाइनर बेबी किस देश में बनाया गया? तो हम लोग बात कर लेते हैं कि डिजाइनर बेबी होता क्या है। ठीक है, तो जो डिजाइनर बेबी होता है, इसके जैसे कि कोई भी व्यक्ति है वो जीन को बदल करके, ठीक है, जीन को एडिट करके, यहाँ पे लिखा हुआ है एडिट, ठीक है, तो जीन को एडिट करके जो जो गुण चाहता है उस गुण को उसमें डाल करके अपने मन चाहा बच्चा पैदा कर सकता है, एकदम इंटेलिजेंट, एकदम स्वस्थ। इसी को बोलते हैं डिजाइनर बेबी। एंड ये जो डिजाइनर बेबी है सबसे पहले 2018 में चीन के एक साइंटिस्ट थे, उन्हीं ने ये दावा किया कि उन्होंने एक जीन एडिटेड बच्चा यानी डिजाइनर बेबी का निर्माण कर लिया है। ठीक है, एंड वो डिजाइनर बेबी का जो नाम था वो था लुलू। ठीक है, लुलू एंड नाना। ठीक है, क्या नाम था? लुलू एंड नाना। ठीक है, एंड जिस साइंटिस्ट ने ये बनाया था उसका नाम था हे जियानकुई। क्लियर है, हे जियानकुई। 2018 में सबसे पहले चाइना में एडिटेड बच्चा बनाया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है
सूअर के हृदय का मनुष्य में प्रत्यारोपण करना किसका उदाहरण है? ठीक है, तो सूअर के हृदय का मनुष्य में प्रत्यारोपण करना किसका उदाहरण है? तो ये होता है जेनो ट्रांसप्लांटेशन। ये जेनो ट्रांसप्लांटेशन होता क्या है? इसमें क्या होता है कि जब एक प्रजाति, जैसे कि कोई भी अलग प्रजाति ले लें, फॉर एग्जांपल यहाँ पे सूअर लिखा है तो सूअर की बात कर लेते हैं। जब सूअर की प्रजाति इसके अंग को किसी दूसरे प्रजाति, जैसे कि ये मनुष्य दूसरा प्रजाति हो गया, इसमें इसके अंग को जब प्रत्यारोपित किया जाता है तो इसको बोलते हैं जेनो ट्रांसप्लांटेशन। बट वैसे डायरेक्ट तो करेंगे नहीं, इसके लिए क्या किया जाता है कि सूअर के भ्रूण में जीन एडिटिंग के माध्यम से मनुष्य के जीन मिलाए जाते हैं। ठीक है, सूअर के जीन में मनुष्य के जीन मिलाए जाते हैं, जिससे जो सूअर का अंग होता है वो मनुष्य के अंग के अनुकूल हो जाता है, जिसको फिर उसमें ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है। इसको बोलते हैं जेनो ट्रांसप्लांटेशन। क्वेश्चन नंबर 17 है, वे कोशिकाएं जो शरीर के किसी भी अंग की कोशिका में विकसित हो सकती हैं क्या कहलाते हैं? ठीक है, तो उसको बोलते हैं प्लूरीपोटेंट। ठीक है, क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं प्लूरीपोटेंट। जो ये कोशिकाएं होती हैं, स्टेम कोशिका बोला जाता है। ठीक है, इसको बोला जाता है स्टेम कोशिका, जो दो प्रकार की होती हैं। ठीक है, एक होती है यूनिपोटेंट। ठीक है, एक होता है यूनिपोटेंट, ये केवल एक प्रकार की अंग की कोशिका में विकसित हो सकता है। ठीक है, और इसने बोला है कि किसी भी अंग की, तो जो किसी भी अंग की होती है वो होती है प्लूरीपोटेंट। ये किसी भी अंग की कोशिका में विकसित हो सकती है, लेकिन जो यूनिपोटेंट है केवल एक ही। क्लियर? यहाँ पे देखेंगे, 3 पेरेंट्स बेबी तकनीक का उपयोग मुख्य रूप से किस अंग के विकारों को रोकने के लिए किया जाता है? ठीक है, तो 3 पेरेंट्स बेबी तकनीक क्या होता है? 3 पेरेंट्स बेबी तकनीक में क्या होता है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, किस अंडाणु है, ठीक है, उस अंडाणु में जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो खराब हो जाता है, वो काम नहीं करता है, तो किसी दूसरी महिला का, ठीक है, किसी दूसरी महिला का अंडाणु लिया जाता है। ठीक है, जो अनुवंशिकता होता है वो बेसिकली केंद्रक में होता है। ठीक है, तो दूसरी महिला के केंद्रक को निकाल करके, ठीक है, केंद्रक को निकाल करके, ठीक है, ये माइटोकॉन्ड्रिया हो गया ये, एंड ये बीच वाला जो है ये केंद्रक हो गया। तो दूसरी महिला के केंद्रक को निकाल करके इसके माइटोकॉन्ड्रिया में इसको डाल दिया जाता है, दूसरी जो मदर होती है उसके केंद्रक को। ठीक है, तो इसमें बेसिकली अगर देखें तो जो पिता है उसका, ठीक है, फादर एंड मदर का क्या होगा? मदर का केंद्रक हो जाएगा। ठीक है, मदर का केंद्रक, एंड जो थर्ड महिला होगी, ठीक है, जो थर्ड महिला होगी उसका क्या लिया जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि इसका जो है मदर का जो है माइटोकॉन्ड्रिया वो सही नहीं है। ठीक है, तो इसको बेसिकली 3 लोगों के कॉम्बिनेशन से ये प्रोसेस हो रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं 3 पेरेंट्स बेबी। ठीक है, तो इसमें बेसिकली माइटोकॉन्ड्रिया। क्वेश्चन नंबर 19 है, विश्व का पहला क्लोन स्तनधारी जीव कौन था? ठीक है, तो विश्व का सबसे पहला क्लोन स्तनधारी जीव जो था वो है डॉली भेड़। ठीक है, डॉली भेड़ जो है 1996 में स्कॉटलैंड, ठीक है, स्कॉटलैंड में बनाया गया था इसका क्लोन मैंने ऊपर बताया कि 100% मिलता है। ठीक है, विश्व का पहला क्लोन जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत की पहली क्लोन गाय गंगा किस प्रजाति की है? तो ये जो गंगा है ये भी एक क्लोन गाय है। ठीक है, तो ये जो है गिर प्रजाति की, ठीक है, गिर प्रजाति की थी। ठीक है, एंड ये जो है मैं बताता चलूँ कि जो NDRI है, NDRI, ठीक है, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है, ये कहाँ पे है? ये है करनाल कहाँ पे है? हरियाणा। ठीक है, तो ये करनाल हरियाणा में है, एंड इसने जो है NDRI ने 3, एक तो समरूप, ठीक है, एक समरूप क्लोन बनाया, और ये जो समरूप, मैं थोड़ा सा मिटा के लिखता हूँ, जो ये समरूप क्लोन था, समरूप क्लोन ये एक भैंसे का था। ठीक है, ये क्या था? एक भैंसा था। ठीक है,
एंड एक इसने गंगा, जो क्वेश्चन पूछा है वो भी बनाया। गंगा एक गाय का क्लोन था, ठीक है, गंगा गाय का क्लोन था। एंड एक क्लोन और है गरिमा, ठीक है, गरिमा क्लोन जो है ये एक भैंस का क्लोन है, ठीक है, ये एक भैंस का क्लोन है। क्लियर है, क्लियर है। तो ये पहली क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी गिर। एंड इसके साथ एक बात और बताते चलें कि एक CIRB जो है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन बफेलोज, इसने एक गौरव भैंसा का क्लोन बनाया था। किसने? CIRB, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन बफेलोज। तो इसने क्या बनाया है? गौरव क्लोन बनाया है। एंड गौरव क्लोन जो है ये किसका है? ये एक भैंसा है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, नूरी किस जीव का क्लोन है? ठीक है, तो ये जम्मू कश्मीर के एक संस्थान है, SKU, मैं लिख देता हूँ, SKUAST। क्लियर है, इसने बनाया है। एंड ये पश्मीना बकरी का क्लोन है। ये सारे के सारे चीज़ें क्या हैं? ये बेसिकली क्या हैं? क्लोन है। ठीक है, क्लोन मैंने बताया कि जिससे बना रहेगा, मान लेते हैं कि ये एक पश्मीना बकरी है, ये एक पश्मीना बकरी है एंड ये उसका क्लोन बनाया गया। ठीक है, तो ये दोनों 100% मैच करेंगे। ठीक है, सेम गुड होगा। नेक्स्ट देखेंगे कि NDRI करनाल द्वारा विकसित पहला क्लोन भैंसा कौन सा था? तो यहाँ पे NDRI द्वारा पूछा गया है। तो ऊपर जैसे मैंने बताया कि समरूप, ऊपर जो बताया मैंने समरूप है। ठीक है, गरिमा, गरिमा भी, सॉरी, गरिमा जो है ये एक भैंस है, ये भी मैंने बता दिया। ठीक है, गरिमा एक भैंस है। गौरव भी एक भैंसा है, लेकिन इसको बनाया है किसने? CIRB, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन बफेलोज। ठीक है, समरूप हो गया, गरिमा हो गया, बस पूछा है क्या, तो समरूप इसका आंसर हो जाएगा NDRI द्वारा पहला भैंसा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गोल्डन राइस में किस विटामिन की प्रचुरता होती है? ठीक है, तो गोल्डन राइस में किस विटामिन की प्रचुरता होती है? तो राइस में तो हम लोग जानते हैं कि कार्बोहाइड्रेट होता है ना, कार्बोहाइड्रेट होता है राइस में, लेकिन यहाँ पे विटामिन कैसे पूछ रहा है ना? कार्बोहाइड्रेट होता है, तो यहाँ पे विटामिन कैसे पूछ रहा है? तो बेसिकली यहाँ पे है GM फसल। ये क्या है? एक GM फसल है। GM फसल क्या होता है? GM फसल जो होता है ये होता है जेनेटिकली मॉडिफाइड। क्या होता है? ये होता है जेनेटिकली मॉडिफाइड, यानी इसके जीन में क्या कर दिया गया है? मॉडिफिकेशन कर दिया गया है। एंड इसमें विटामिन A को भी ऐड कर दिया गया है। तो इसमें क्या मिलेगा? इसमें मिलेगा विटामिन A। ठीक है, इसको बोलते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड। ठीक है, अगर हम लोग जेनेटिकली मॉडिफाइड के बारे में जानना और चाहें तो एक तो हो गया गोल्डन फाइबर, है ना, सॉरी फाइबर बोल दिया मैंने, गोल्डन राइस हो गया एक ये वाला। ठीक है, इसके अतिरिक्त एक और होता है फ्लेवर सेवर टमाटर। ठीक है, हम लोग भारत की बात कर लेते हैं कि भारत में कौन सा ये GM फसल है। ठीक है, भारत में हम लोग देख लेते हैं GM फसल कौन कौन सा है। तो एक है BT कॉटन। ठीक है, एक है BT कॉटन। इसमें क्या खासियत है? ये जो है कीटाणु रोधी है। ठीक है, ये इसको कीड़े नहीं खा सकते, ये कीटाणु रोधी है। ठीक है, एंड एक और होता है BT बैगन। ठीक है, एक है BT बैगन। तो ये जो BT बैगन है ये 2009 में जो है ये बंद कर दिया गया है। ठीक है, इसको बैन कर दिया गया है क्योंकि ये स्वास्थ्य के लिए लाभदायक नहीं बल्कि हानिकारक है। अब देखते हैं यहाँ पे फसलों की पौष्टिक क्षमता बढ़ाने की तकनीक को क्या कहा जाता है? ठीक है, तो फसलों की जो है पौष्टिक क्षमता बढ़ाने की जो तकनीक होती है उसको बोलते हैं बायोफोर्टिफिकेशन। क्या बोलेंगे? बायोफोर्टिफिकेशन। क्लियर है, एंड यहाँ पे जो लिखा हुआ है बायो रेमेडिएशन, सॉरी मैं क्या, ये जो बायो रेमेडिएशन है, बायो रेमेडिएशन क्या होता है कि पर्यावरण प्रदूषण, ठीक है, पर्यावरण प्रदूषण को कम करने के लिए, पर्यावरण प्रदूषण को कम करने के लिए जीवाणुओं का यूज किया जाता है। ठीक है, जब सूक्ष्म जीवों जैसे जीवाणुओं का प्रयोग करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे? हम लोग बोलेंगे बायो रेमेडिएशन। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 25 है, भारत में व्यावसायिक खेती के लिए स्वीकृति एकमात्र
जीएम फसल कौन सी है, ठीक है। तो इसमें जो मैंने जीएम फसल बताया भारत का, वो क्या बताया मैंने, इसने बोला स्वीकृत, ठीक है। और मैंने बताया कि बीटी बैगन तो क्या है, बीटी बैगन बैन है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा सही आंसर, बीटी कपास, ठीक है। इसका आंसर सही हो जाएगा बीटी कपास। देखेंगे नेक्स्ट, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में डीएनए के किस भाग का मिलान किया जाता है। अब जैसा कि मैंने बताया कि जो डीएनए है, वो 99.99% तो सेम ही होता है, सिर्फ 0.1% ही डिफरेंट होता है। तो उसी को मिलाएंगे तभी कुछ पता चलेगा। एंड इसको हमने बताया कि इसको बोलते हैं माइक्रोस्टैट, ठीक है। तो ऑप्शन देखते हैं, सॉरी मैंने माइक्रोस्टेट बोल दिया, माइक्रो सैटेलाइट है, ठीक है। क्या है, माइक्रो सैटेलाइट है, क्लियर। क्या है, माइक्रो सैटेलाइट। समुद्र में तेल रिसाव को खत्म करने के लिए किस जीवाणु का उपयोग होता है, ठीक है। तो ऑयल है, तो इसके लिए जो प्रयोग होगा वो होगा ऑयल जयपर। अब यहाँ पे हम लोग देखें तो एक तरह से प्रदूषण कर रहा है ना समुद्र में तेल रिसाव, और उसके लिए हम लोग क्या कर दिए, जीवाणु का प्रयोग कर दिए। तो ये क्या हो गया, किसका बायो रेमिडिएशन हो गया ये, है ना। ये क्या हो गया, बायो रेमिडिएशन प्रोसेस हो गया, ये बायो रेमिडिएशन प्रोसेस हो गया ये, क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, ये बोल रहा है कि सूक्ष्म जीवों द्वारा पर्यावरण प्रदूषण को कम करना क्या कहलाता है। तो क्या कहलाता है, बायो रेमिडिएशन। क्या कहलाता है, बायो रेमिडिएशन, ठीक है। जीन थेरेपी क्या है, मैं बार बार क्वेश्चंस को इस वजह से कर दे रहा हूँ ताकि ये याद हो जाए, ठीक है। जैसे क्लोनिंग तो 100% जीन जो है गुड मैच करता है, बायो रेमिडिएशन हो ही गया है ना, जीव सूक्ष्म जीव और पर्यावरण प्रदूषण को कम करना, तो ये हो गया बायो रेमिडिएशन। जीन थेरेपी क्या है, जीन थेरेपी में क्या होता है कि खराब जीन को हम लोग स्वस्थ जीन से बदल देते हैं, है ना, स्वस्थ जीन से बदल देते हैं। एंड यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन क्या है, ठीक है। तो ट्रांसक्रिप्शन मैंने बताया ऊपर। फ्लेवर सेवर किसकी एक जीएम किस्म है, ठीक है। तो ये जो फ्लेवर सेवर है ये एक टमाटर की किस्म है। अब इसकी क्या बात है, ये चूंकि एक जीएम किस्म है ना, तो इसमें क्या है कि ये टमाटर जल्दी खराब नहीं होगा, ठीक है, जल्दी खराब नहीं होगा, ठीक है। ये क्या है, फ्लेवर सेवर, ठीक है, फ्लेवर सेवर, क्लियर है। जीएम सरसों की पैदावार सामान्य सरसों से लगभग कितनी अधिक है, ठीक है। अब ये चूंकि मॉडिफाइड है तो ये 28% जो है ज़्यादा उपज देगी, ठीक है। एंड ये जो डीएमएच लिखा हुआ है, डीएमएच का फुल फॉर्म, डीएमएच का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है धारा मस्टर्ड हाइब्रिड। क्या होता है, धारा मस्टर्ड हाइब्रिड, ठीक है, धारा मस्टर्ड हाइब्रिड, क्लियर है। बस देखते हैं 31, भारत में जीएम फसलों के व्यावसायिक उपयोग की अनुमति कौन सी संस्था देती है, ठीक है। तो जो मॉडिफाइड फसलें हैं, ठीक है, जितनी भी जेनेटिकली मॉडिफाइड फसलें हैं, इनका किस चीज़ का उपयोग किया जाएगा, किसका नहीं किया जाएगा, इसके लिए जो संस्था है वो है GEAC, ठीक है। GEAC क्या है, इसका नाम में ही है जेनेटिक, ठीक है, इसका नाम ही है जेनेटिक इंजीनियरिंग, ठीक है, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमिटी, ठीक है, अप्रेजल कमिटी। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, हिंदी में बोलते हैं, छोड़िए हिंदी। GEAC किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है, तो ये पर्यावरण मंत्रालय, ठीक है, वन पर्यावरण मंत्रालय के अधीन कार्य करता है ये। नेक्स्ट है कि डीएनए प्रोफाइलिंग को और किस नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो डीएनए प्रोफाइलिंग और डीएनए बारकोडिंग में
एक्चुअल में तो थोड़ा सा अंतर होता है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन के अनुसार यही सही होगा। ठीक है, डीएनए प्रोफाइलिंग में क्या होता है कि सेम प्रजातियों का, जैसे क्राइम सीन पे 2 सस्पेक्ट हैं, ठीक है, 2 सस्पेक्ट हैं, तो इन दोनों का जो है डीएनए मैच किया जाएगा, तो इसको बोलेंगे डीएनए प्रोफाइलिंग। लेकिन अगर किसी की प्रजाति का पता लगाना है कि ये, जैसे कि ये मिला हम लोग को डीएनए, ये हमको डीएनए मिला, अब हमको ये पता करना है कि ये किसका है, किस प्रजाति का है, ठीक है, और एक ये है, ठीक है, तो जब हम 2 अलग-अलग प्रजातियों का, ठीक है, 2 अलग-अलग प्रजातियों के डीएनए को जब मैच करते हैं तो उसको बोलते हैं डीएनए बार कोडिंग। ठीक है, डीएनए में एडेनिन के साथ हमेशा क्या जुड़ता है, तो ए के साथ हमेशा टी तथा जी के साथ हमेशा सी, यानी ATGC यही बनता है कॉम्बिनेशन AT एंड GC। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका, ए के साथ आ जाएगा थायमिन टी। ठीक है, कोलोसल बायोसाइंस नामक कंपनी किस वर्ष तक विलुप्त प्रजातियों को वापस लाने का लक्ष्य रखती है? ये है 2025 का प्रोजेक्ट है। ठीक है, ये जो कोलोसल बायोसाइंस है, ठीक, कंपनी है, ये किसका, एक है डायर भेड़िया, ठीक है, एक है डायर भेड़िया एंड एक लाल भेड़िया, जो कि विलुप्त हो चुके हैं, उनको फिर से बनाने की बात है। ठीक है, तो यहीं पे हमारा क्वेश्चन होता है समाप्त। ठीक है।